जमीन किराए पे लिया है तो भैया लगान तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन कितना करे इस बारे में, इसका निर्धारण कैसे होगा, कौन करेगा, अगर होता भी है तो किस तरीके से होता है। हालांकि एक सिद्धांत तो हम पढ़ चुके हैं कि रिकार्डो ने कहा था कि किसी भी भूमि की उपजाऊ क्रम के आधार पर उसके लगान का निर्धारण होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले उपजाऊ खेत जगह पर खेती करेंगे तो ऐसा नहीं है, जहां पर जमीन पास होगी वहां पर खेती करेंगे, उस जमीन का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये होता कि उनके सिद्धांत में कुछ ना कुछ कमियां थी। तो उस कमियों को दूर करते हुए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने एक नए तरीके से अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आखिर लगान का निर्धारण होता कैसे है। अब क्या लगान अकेला भूमि पर ही लगता है? नहीं, लगान का मतलब होता है किसी भी उत्पादन के साधन का प्रयोग करने के बदले में दी जाने वाली राशि। जो कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि लगान केवल भूमि का नहीं होता, लगान श्रम का भी होता है, लगान पूंजी का भी होता है। आगे उसका नाम बदल जाता है, पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है और श्रमिकों को बदले में मजदूरी दी जाती है। ठीक है, साहसी को वेतन दिया जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे लगान के आधुनिक सिद्धांत की, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, कि किस तरह से आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने लगान की विचारधारा को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाली थी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में बताया और कहा, बाद में इसके बारे में इन्होंने कहा कि रिकार्डो के जो एक समान, रिकार्डो ने कहा कि उपजाऊ के क्रम में लगान का सिद्धांत, तो इन्होंने इसको ही डिटेल से व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि रिकार्डो के अनुसार कि जब भी हम ज्यादा उपजाऊ का प्रयोग फिर कम उपजाऊ का करेंगे, उससे भी कम, ऐसे इसके बीच का जो अंतर होता है उस अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? लगान कहते हैं। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान केवल भूमि का ही नहीं होता है, उत्पादन के अन्य सभी साधनों पर भी होता है। ठीक है, क्योंकि अन्य साधन भी सीमित है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उपजाऊ क्रम के आधार पर नहीं, किसी भी भूमि के सीमितता के कारण लगान का निर्धारण होता है। क्यों? क्योंकि भूमि सीमित है। मांग के अनुसार भूमि की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं सकता, जितना है उतना ही रहना है, उससे बढ़ेगा नहीं। ऐसे में उसकी मांग बढ़ती चली जाएगी। तो किसी भी भूमि की मांग जितनी ज्यादा होगी उसकी लगान में भी उतनी ही वृद्धि होगी। तो इनका सीधा कॉन्सेप्ट था मांग और पूर्ति के अनुसार। पूर्ति सीमित है, पूर्ति कभी बढ़ नहीं सकती, पूर्ति घट नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर मांग आ जाता है। मांग के कारण यहाँ पर लगान का निर्धारण होता है मांग के आधार पर। तो उन्होंने कहा भूमि सीमित है तो पूंजी भी तो सीमित है, श्रम भी सीमित है और उद्यम भी तो सीमित है, और इनकी सीमितता के कारण ही इनके लगान यानी कि इनके बदले में प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र ने कहा कि भूमि की भांति अन्य साधनों की भी सीमितता का गुण पाया जाता है, अतः वो साधन भी बदले में क्या, बदले में लगान प्राप्त करते हैं। तो आधुनिक सिद्धांत के बारे में अगर व्याख्या करें तो प्रोफेसर बीजर ने इसकी व्याख्या करते हुए इन समस्त साधनों को दो प्रकार से बांटा कि जो साधन होते हैं वो दो प्रकार, यानी हम भूमि की बात करते हैं यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के साधनों को, तो यहाँ पर भूमि भी है, पूंजी भी है, उद्यम भी है, श्रम भी है। तो दो प्रकार के है साधन है, एक है विशिष्ट साधन स्पेसिफिक, और दूसरा होता है अविशिष्ट साधन यानी कि अनस्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। विशिष्ट साधन क्या है? विशिष्ट साधन वो होते हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष कार्य के लिए किया होता है, यानी कि केवल उत्पादन के एक विशेष एक ही कार्य के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर अकाउंटेंट हूं तो मेरा काम केवल अकाउंट डिपार्टमेंट तक ही सीमित रहता है, मैं केवल अकाउंटिंग का काम ही करूंगा, मतलब मैं एक विशिष्ट साधन हुआ। दूसरा था अविशिष्ट साधन, वे होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिनमें पूर्ण रूप से गतिशीलता पाई जाती है। और एक, अगर मैं सारे काम करना था, मैं जो है अकाउंट भी कर ले रहा हूँ, लोगों से बात भी कर ले रहा हूँ, मैनेजमेंट भी कर ले रहा हूँ, एचआर का डिपार्टमेंट, तो सारे वो अविशिष्ट हो जाता है। मतलब वो प्रयोग तो हर जगह लगे, लेकिन उसकी वैल्यू हर जगह नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो तो कई बार उसको वहां ले जा, अरे ये उसको ले जा, इसको ले जा, खासकर लेबर कैटेगरी के जो लोग होते हैं। तो विशिष्टता का मतलब क्या होता है? विशिष्टता एक गुण होता है जो किसी समय में किसी भी साधन प्राप्त किया जा सकता है। साधनों में निहित एक गुण होता है कि उस साधन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है।
दूसरा, वो साधन आज विशिष्ट होते हैं, भविष्य में वो अविशिष्ट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो साधन आज विशिष्ट है वो वैसे रहे। अगर मैं अकाउंटेंट होता कि मैं हमेशा स्पेशल बना रहूंगा, ऐसा नहीं है। आगे जाके वो अविशिष्ट या नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। वास्तविक संसार में सारे साधन ना तो पूर्ण रूप से विशिष्ट होते हैं, ना ही अविशिष्ट होते हैं, सब में मिला जुला रूप पाया जाता है। तो प्रोफेसर बीजन ने इसी चीज को एक्सप्लेन किया साधनों के बारे में कि लगान विशिष्टता का भुगतान है, जो एक साधन प्राय आंशिक रूप से विशिष्ट और आंशिक रूप से अविशिष्ट होता है। देखिए, कोई भी साधन है वो हम कहेंगे पूरी तरीके से विशिष्ट होगा। एक अकाउंटेंट अगर कहेगा कि मैं पूरी तरह केवल अकाउंटिंग का ही काम करूंगा, कोई और काम नहीं करूंगा, बाई चांस उसे अकाउंटिंग का काम छीन लिया जाता, फिर क्या करेगा? कुछ ना कुछ दूसरा तो करना ही पड़ेगा। तो उत्पादन की प्रक्रिया में सारे साधन बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि एक ही काम पे लगाया जाता है, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी मौजूद होते हैं। तो उनकी जो जितना ज्यादा विशिष्ट होता है उसी के आधार पर उसके लगान का निर्धारण होता है, क्योंकि उनमें कुछ अविशिष्टता का भी गुण होता है। तो लोग बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता, उसमें कुछ लगान की कमी हो जाती है। इसलिए एक साधन के पुरस्कार को सीमा तक लगान का अंश होता है, जिससे सीमा तक वो साधन विशिष्ट है। जो जितना ज्यादा विशिष्ट होता है उसकी लगान का निर्धारण उसी के आधार पर होती है। और जॉन रॉबिन्सन ने भी एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में कि किसी साधन का लगान उस साधन के द्वारा उपार्जित व अधिक है जो उसे न्यूनतम राशि के ऊपर उपलब्ध होता है, जिसके कारण वो अपने कार्य करने के लिए आकर्षित होता है, वो लगान। फॉर एग्जाम्पल, आपको काम करने के लिए कौन चाहिए? एक टेक्नीशियन चाहिए। कौन चाहिए? टेक्नीशियन आपके यहाँ पर काम करने के लिए चाहिए। ठीक है। अब वो टेक्नीशियन पढ़ा लिखा होगा, वो स्किलफुल होगा, कुशल होगा। कुशल होने का मतलब होता है वो विशिष्ट है। तो उस टेक्नीशियन के बदले में आप कितना पेमेंट करोगे? नॉर्मली अगर उस टेक्निक के उत्पादन आपको लगता है कि वो टेक्निक आपको 10 लाख रुपए तक का उत्पादन करके दे सकता है, इसका मतलब होता है आप उसको 1 लाख रुपए तक पेमेंट करने के लिए तैयार हो। ठीक है। मतलब क्या हुआ? आपने उसका निर्धारण कर लिया, क्योंकि इसकी विशिष्टता यह है कि वो टेक्नीशियन हमें 10 लाख रुपए तक कमा के देगा। हमें आधिक का एक हिस्सा होता है ना, यही तो कहा कि उपार्जित और आधिक है, कितना वो उपार्जित कर सकता है। ठीक है ना? उसके हिसाब से जो अधिक होता है कि अगर 1 लाख रुपए देते हैं तो 9 लाख रुपए हमें बदले में मिल गया। तो ऐसे में लगान का निर्धारण डिपेंड ये करता है कि वो किस प्रकार से उत्पादन कार्यों में अपने सहयोग दे रहा है, उत्पादन में अपना क्या दे रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ऐसे में साधन की आय जो होती है वो दो प्रकार के साधनों से प्राप्त आय दो प्रकार से होती है। एक वर्तमान या वास्तविक आय, दूसरा हस्तांतरण आय या अवसर लागत के नाम से जानते हैं कि बदले में कितना भुगतान किया जा सकते हैं। किसी साधन की वर्तमान में जो आय प्राप्त होती है उसकी वास्तविक आय कहते हैं, कि आपको आज वर्तमान में फिलहाल कितना मिल रहा है। और विकल्प आय है जो साधन को किसी अन्य प्रयोग में लाने पर प्राप्त हो सकता है। ठीक है। मान लीजिए मैं एक काम कर रहा हूं और मेरे काम के बदले में, मान लो छोड़िए, एक जमीन का ही ले लेते हैं क्योंकि लगान है। एक जमीन है, जमीन में खेती की जा रही है और खेती करने के बदले में जमीन से प्राप्त हो रहा है 1 लाख रुपए। हाँ, ठीक है। खेती करके जमीन को मिल रहा है एक 1 लाख रुपए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। वहीं पर उस खेती को अगर उत्पादन कार्य में दिया जाए, किसके उत्पादन के लिए जाए? मान लीजिए यहाँ पर एक क्या बनना है, गैरेज बनना है। क्या बनना है? गैरेज बनना है। और गैरेज के बदले में 2 लाख रुपए का किराया 3 महीने में प्राप्त होना है, यानी 3 लाख रुपए अधिक। इसका मतलब ये होता है कि एक होता है वास्तविक और एक भविष्य में जो मिलने वाला होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1 लाख रुपए है। कितना है? 1 लाख रुपए। इसका मतलब होता है लगान क्या होता है? वास्तविक और हस्तांतरण आय के बीच का अंतर होता है। साधारणतः साधनों की वर्तमान हस्तांतरण से अधिक होती है, अतः वास्तविक आय तथा साधारण आय के अंतर को आर्थिक लगान कहा जाता है। जो वर्तमान में है, मान लो मैं अगर इसको ऊपर तो ये मेरा वर्तमान हो जाएगा, और ये हस्तांतरण इसको छोड़ के मैंने इसको प्राप्त किया है, तो 1 लाख रुपए अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है, तो उसी को हमें वर्तमान का लगान कहते हैं। तो लगान के उत्पन्न होने के कारण लगान का निर्धारण किस आधार पर होता है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो जब उत्पादन के साधन, क्योंकि उत्पादन के साधन जो होते हैं पूर्णतः लोचदार होते हैं, तो लगान शून्य होता है, पूर्णतः लोचदार। देखिए, अब मैं एक चीज बता दूं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? पूरी तरीके से अवास्तविक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि साधनों की पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं हो सकती। अब लोचदार का मतलब समझो। लोचदार का मतलब होता है जिसकी जितनी मांग उसी के अनुसार उसकी पूर्ति हो रही है। मांग के अनुसार अगर पूर्ति को बढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब वो लोचदार है। जबकि वास्तविकता यह है
कि भूमि की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता। मांग के अनुसार पूंजी को तुरंत नहीं बढ़ाया सकता। मांग के अनुसार आप अपने श्रमिकों की संख्या को तुरंत नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब ये हुआ, ये कहता है कि साधनों की पूर्ति अगर मांग के अनुसार लोचदार है तो लगान शून्य होता है। लगान शून्य का मतलब होता है ये सप्लाई है और ये डिमांड है, यहाँ पर उतना ही प्रयोग होता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। हर पहले भी जितना था अब भी उतना है, कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर आपका जो रेंट होगा कितना होगा, रेंट होगा वो जीरो है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड मात्रा है ना भाई। पहले मुझे खेती, मेरे पास पड़ा हुआ और खेती चाहिए, मैंने और ले लिया, इसके बदले क्योंकि अवेलेबल है सामने। और ये तब होता था बहुत पुराने आदम जमाने में कि जमीनें बहुत ज्यादा पड़ी रहती थी, यूज भी नहीं रहता, जो जितना मर्जी खरीद सकता था यूज करता तब। लेकिन आज के समय में मांग ज्यादा है, तो आज के समय में साधनों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब उत्पादन के साधन पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार हो और कुल आय ही लगान होती है। यहाँ पर बेरोजगार है और आज के समय में वास्तव में बेरोजगार की तरह ही होती है और मांग में परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे में ये जो बिंदु होता है जहां पर मांग और पूर्ति आपस में मिलती है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, ये इसी को हम कुल लगान कहते हैं। क्योंकि पूर्ति में परिवर्तन है, हमारी भूमि इतनी है और मांग करने वाले हैं, हर कोई इसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में जो भी पेमेंट इसके बदले में मिलता है वो इसी को हम क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है, साधन की पूर्णतः लोचदार से कम अवस्था में लगान। वास्तविकता ये होती है कि पूर्ति ना तो पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्ति ना तो पूर्णतः बेलोचदार होती है। ये मांग के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है कि बंजर भूमि को काम में लिया जा सकता है, उपजाऊता जिसकी कम होती है उसको भी काम में लिया जा सकता है। ऐसे में जो लगान होता है, जैसे ये पूर्ति है, ये दोनों मिलते हैं, इसके बीच का जो अंतर होता है मांग और पूर्ति के आधार पर लगान का निर्धारण होता है कि मांग कितनी है, पूर्ति। किसी भी साधन की मांग जितनी ज्यादा होगी उसकी लगान की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी, उसका किराया भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हाईवे है, हाईवे के पास की जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मांग, उसका प्रयोग, उसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नई नई दुकानें खुल सकती है हाईवे के पास, नई नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो हाईवे के पास की जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी किराया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाजार में देखेगा, जो मेन बाजार के पास की दुकान है उसका किराया बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मांग ज्यादा है, वहां पर उसके प्राप्त होने वाली आय ज्यादा है। तो वास्तविकता आय जितनी ज्यादा होगी, अनुमानित आय से लगान की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो जो हमने पढ़ा उसको अगर एक लाइन में समझे तो लगान केवल भूमि पर ही नहीं, उत्पादन के सभी साधनों पर ही प्राप्त हो सकता है। पहला पॉइंट, लगान उत्पादन होने के कारण साधन की सीमितता और विशिष्ट, जो साधन जितना सीमित होता है, जितना विशिष्ट होता है, उसकी लगान की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। आपने देखा होगा कि लेबरों की सैलरी कम होती है क्योंकि विशिष्ट नहीं होता है, उसको काम का नहीं। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ जाता है, पद बढ़ जाता है, सीईओ की सैलरी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? वो लोग कहते हैं वो तो काम कुछ नहीं भाई, उसकी विशेषता है कि वो पूरा चीजों को समझ रहा है, मैनेज कर रहा है, वो उसका अपना प्लानिंग दे रहा है, तो उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है। मतलब विशिष्टता होनी चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। आप जितने ज्यादा स्पेसिफिक हो, आपकी सैलरी भी, आपके लगान भी, आपको मिलने वाला प्रतिफल भी उतना ही ज्यादा होगा। साधन की वर्तमान आय से हस्तांतरण को घटाकर लगान का निर्धारण किया जाता है। पूर्णतः रोजगार पूर्ति पर कोई लगान नहीं होता, बेरोजगार में कुल आय ही वास्तविक लगान होता है। और साधन की पूर्णतः रोजगार से कम और बेरोजगार होने पर लगान उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि मांग पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा होती है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, उसी के कारण क्या लगान का निर्धारण हो जाता है। लगान शून्य हो सकता है, लेकिन कभी भी लगान क्या नहीं होता है, माइनस में नहीं जा सकता। ये कुछ बातें हैं लगान के आधुनिक सिद्धांत की। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम में आता भी है और आपको पढ़ना भी चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट में कहीं पर आपको लगता है कि कुछ डाउट हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ प्रॉब्लम है। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।